यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स का जो अपना अपना रिवीजन लेक्चर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और हमने शुरू किया था चैप्टर 3 मनी मार्केट, जिसमें मैंने मनी डिमांड पढ़ा दिया है। अगला जो 2 यूनिट रिवाइज करेंगे वो क्या है, मनी सप्लाई, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक, चलो देखो, कुछ बच्चों का डाउट आया था ग्रुप में। ग्रुप से रिलेटेड एक दो बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो इसमें सिर्फ डाउट पूछो, डाउट ग्रुप ही मैंने क्रिएट किया है, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं उस ग्रुप में। ठीक है, आप लोग जो भी अपना अपना डाउट हो, एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पूछना है। दूसरा, एक बच्चे ने मुझे सर्विस कॉस्टिंग को बोला कि सर एक बार सर्विस कॉस्टिंग आप, मैंने तो आरटीपी पढ़ाते टाइम सर्विस कॉस्टिंग को थोड़ा स्पेशली छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं, तो वहीं एक्सप्लेन कर दिया, पर कोई नहीं, अलग से मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो देखेंगे हम, वहाँ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, और एक बच्चे का क्वेरी था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे, वहाँ पे कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं, वो क्वेरी हम वहाँ पे अटेंड करेंगे, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, डाउट से रिलेटेड। फिलहाल आ जाओ रिवीजन लेक्चर पे। मनी सप्लाई, कितना पैसा अवेलेबल है कंट्री में इन सर्कुलेशन लोगों के पास, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक, इसमें पढ़ेंगे क्या, देखो चैप्टर का ओवरव्यू है। एक तो बेसिक कंसेप्ट है कुछ, जिसमें हम देखेंगे मनी सप्लाई होता क्या है, किसी चीज़ का डेफिनेशन देखना है। फिर मनी सप्लाई को मेजर करते क्यों हो, रीजन क्या है। दूसरा, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। फिर आता है मनी मेजरमेंट, कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेजर करने का। ठीक, अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग डेफिनेशन है मनी सप्लाई का। कुछ कॉन्सेप्ट बोलता है ये आएगा इसमें, कुछ ये आएगा इसमें, वो चीज़ देखेंगे। लास्ट, मनी मल्टीप्लायर, कैसे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर है, अब मनी मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कुछ याद आ रहा है, कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, इंजेक्शन करोगे सर्कुलर फ्लो में पैसे को इकोनॉमी में, तो नेशनल इनकम बहुत बढ़ जाएगा। यही पढ़ाया था ना। चलो रिवाइज करते हैं जरा। पहले तो देखो बेसिक कंसेप्ट में है कि मनी सप्लाई का डेफिनेशन छोटी छोटी चीज है, हो सकता है ये सब ना पूछे, इंपॉर्टेंट ना हो, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मनी सप्लाई का मेजरमेंट है, इसमें जो फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे कि मनी के किस डेफिनेशन में मनी सप्लाई की कौन सी मेजरमेंट यूनिट में क्या क्या लेते हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आए, पर बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा लेस प्रायोरिटी दे सकते हैं। आईपीसी लेवल को ध्यान दिया जाए तो सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा बनने चाहिए। अगर आप देखोगे भी क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन मैंने दे रखा है वैसे, ये देखो, अभी देखेंगे लेस रिजर्व एक्सेस रिजर्व क्या होता है। ये देखो डिपॉजिट मल्टीप्लायर, लगभग सारे जो भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन से ही पूछा है। बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन उतनी पास्ट ईयर में आई नहीं है, पर पढ़ना सब जरूरी है कि नहीं। अच्छा, मनी सप्लाई होता क्या है, तो जितने भी इकोनॉमी में पैसा अवेलेबल होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन एन इकोनॉमी, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ये एक मेजरेबल कंसेप्ट है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी मनी अवेलेबल है इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में, हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए क्वांटिटी ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जा सकता है। दो चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज, इंपॉर्टेंट टू नोट टू थिंग्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मनी। पहला थिंग क्या है, तो देखो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल होता क्या है। स्टॉक मतलब रुका हुआ है, एक फिक्स पीरियड में वो फिक्स है, उसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट का मतलब चेंज हो रहा है। तो मनी देखो, टोटल एक देश में कितनी मनी है, दैट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। जितना है उतना है, जितना मनी इश्यू हुआ होगा। बट जो चेंज हो रहा है मनी में, है कि नहीं, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, वो फ्लो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है। ठीक, हर एक महीना, हर एक ईयर चेंज होता रहता है ना। इकोनॉमी में मनी की सेम ही रहता है नहीं, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो सेम है कि इतना मनी है इकोनॉमी में, वो तो स्टॉक वेरिएबल है। और फ्लो वेरिएबल क्या, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम।
दूसरा क्या है, द स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल टू पब्लिक एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, लोगों के पास जो पैसा है जो किस लिए यूज करते हैं, ताकि पेमेंट के लिए या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू वेल्थ के फॉर्म में स्टोर करने के लिए। ये तो हमने मनी डिमांड में भी पढ़ा था कि लोग पैसा किस लिए रखते हैं, है कि नहीं। चलो डेफिनेशन देखो, पहले तो गवर्नमेंट के डेफिनेशन में क्या आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। बैंकिंग में क्या आता है, तो एक तो आरबीआई जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और दूसरा ऑल द बैंक दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसमें सारे बैंक कवर हो जाते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं वो डिपॉजिट। शेड्यूल बैंक तो सभी एक्सेप्ट करते हैं है कि नहीं। एंड पब्लिक के डेफिनेशन में ये दोनों छोड़ के बचा हुआ सब पब्लिक में आते हैं, एक हाउस होल्ड, फॉर्म, ऑल द इकोनॉमिक यूनिट, सारे वो कंट्री के यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, बिजनेस यूनिट हो, फॉर्म, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कवर्ड हुए, ठीक। एक्सेप्ट प्रोड्यूसर ऑफ मनी, प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन, तो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग, जो कि अलग से कवर्ड है डेफिनेशन है कि नहीं। देखो होता क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसको यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मनी को इश्यू करता है, समझ रहे हो। उस मनी को बोलते हैं कंट्री का मॉनेटरी बेस, बोल सकते हो, जितना मनी इश्यू करता है आरबीआई, मॉनेटरी बेस, या फिर आप बोल सकते हो हाई पावर मनी। तो कहीं भी यूज करूंगा हाई पावर मनी तो आप समझ जाओगे हाई पावर मनी या मॉनेटरी बेस का मतलब कितना है, कि जो भी करेंसी इश्यू हुए हैं कंट्री के अंदर आरबीआई के दौरान ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस कंट्री का, या फिर हाई पावर मनी ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है रेशनल फॉर मेजरिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मेजर करने का मतलब कारण क्या है, रेशनल क्या है, क्यों जरूरत है। तो एक तो देखो, मनी सप्लाई से पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको यहाँ पे मॉनेटरी डेवलपमेंट बोला है। मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में तो डेवलपमेंट भी होगी, नई बिजनेस खुलेगी, वेंचर खुलेगी, है कि नहीं। और मनी सप्लाई से एक और चीज पे फर्क पड़ता है, दैट इज प्राइस, कि प्राइस स्टेबिलिटी कैसा है और डेविएशन क्या है उसका स्टैंडर्ड से। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक। मनी सप्लाई कम या ज्यादा होने से इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाए डिमांड बढ़ जाएगा, और वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये दो कारण है, एक तो एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट, मॉनेटरी डेवलपमेंट कैसा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव के लिए भी कि प्राइस स्टेबिलिटी कैसी है, और डेविएशन स्टैंडर्ड से कि होना क्या चाहिए था प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल एक कंट्री में, और है क्या। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई देखो इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई होता है उसके दो कारण, एक तो सेंट्रल बैंक इश्यू कितना करता है इसके डिसीजन में फर्क पड़ता है, कम इश्यू करोगे कम पैसा होगा, ज्यादा इश्यू करोगे ज्यादा। दूसरा, इश्यू करने के पास सबसे पहले वो बैंकों में पैसे आते हैं, ठीक, और बैंक के थ्रू इंसान के पास इकोनॉमी में पैसा आता है, ठीक। तो डिसीजन ऑफ बैंक पे भी फर्क पड़ेगा, जिसको सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक अगर इकोनॉमी में अच्छे से सर्कुलेट करेंगे, ट्रांजेक्शन करके लोगों से लोन देंगे, तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो घटेगा, अपने पास रिजर्व रखेंगे तो इन दो कारणों से फर्क पड़ता है। एक तो डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक बेस्ड ऑन अथॉरिटी कन्फर्म्ड ऑन इट, कि एक नहीं होता कि सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बस इश्यू कर रहा है कि नहीं, तो डिसीजन क्या है सेंट्रल बैंक का, इस पे फर्क पड़ता है कि सेंट्रल बैंक कितना इश्यू करेगा, कितना पैसा छापेगा, हाई पावर मॉनेटरी बेस कितना रखना चाहता है, और दूसरा सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम ने उस पैसे को कैसे इकोनॉमी में फ्लो कराया, जिसको क्रेडिट का फ्लो भी बोलते हैं, ठीक। चलो जरा, रूल ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब वही सेंट्रल बैंक हो गया इन सप्लाई ऑफ मनी, अभी जो हमने देखा ना उसी का थोड़ा डिटेल है, और दूसरे में देखेंगे रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक। अभी जो हमने देखा कि बैंक का एक रोल आता है और एक मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई का, वही हम देख रहे हैं। देखो लिखा है कि सर कंट्री में क्या है कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो इम्पावर्ड होती है इश्यू करने के लिए करेंसी, है कि नहीं। जो करेंसी इश्यू करती है उसको क्या बोलते हैं, हाई पावर मनी बोलते हैं। मनी क्या होता है, वो फिएट मनी, फिएट मनी मतलब अपना उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आज मान लो 2000 का नोट है, वो एक कागज का टुकड़ा ही तो है, सिर्फ उस पर 2000 लिखा है, आरबीआई ने उसको सर्टिफाई किया है, इसलिए वो 2000 का वैल्यू वर्थ करता है। पर पहले जमाने में चलता था गोल्ड का कॉइन अब बताओ, मान लो गोल्ड का कॉइन है, वो गोल्ड 5000 का है, उस पर वैल्यू भी 5000 रखी है, यानी कि उस पे 5000 लिखा है इसलिए नहीं सिर्फ वो 5000 का है, उस गोल्ड का अपना भी तो वर्थ है। और ये जो मनी है फिएट मनी, इसका कोई अपना वर्थ नहीं है,
ठीक, उसको लीगल टेंडर बनाया गया है, बैक्ड बाय द सपोर्टिंग रिजर्व एंड वैल्यूएबल गारंटी। देखो गोल्ड वगैरह का रिजर्व, फॉरेन करेंसी का रिजर्व रख के मनी इश्यू किया जाता है एक कंट्री के अंदर। और बैक्ड बाय द गारंटी का मतलब जब भी आप पैसे को देखोगे तो वहां पे गवर्नमेंट का, रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का वहां पे गारंटी लिखा होता है कि जो भी ये मनी का, जिसके पास ये मनी है उसके लिए लाइबल है कि वो पे करेगा। अगर मान लो ये देश में पैसा नहीं चला तो मैं जाके आरबीआई को बोल सकता हूँ कि मुझे 2000 का नोट है मेरे पास, मैंने इस देश को सर्विस दिया या गुड्स दिया है तब मैंने ये नोट कमाया है, चलो मुझे 2000 वर्थ का एसेट दो, और उसको देना पड़ेगा। ठीक, तो वो एक लायबिलिटी होती है। जो भी मनी होता है ना एक इकोनॉमी में, वो एक लायबिलिटी होता है आरबीआई के लिए। और लायबिलिटी आरबीआई बोलो या गवर्नमेंट बोलो, क्योंकि आरबीआई इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और लायबिलिटी है क्या? सेकेंडरी लायबिलिटी। पहले तो देखो ये देश में चलेगा वो पैसा, है कि नहीं, क्योंकि लीगल टेंडर बना रखा है। नहीं चला तब ये लायबिलिटी आती है। ठीक, कि अगर कोई इंसान बोले कि मेरे से ये पैसा कोई नहीं ले रहा है तो आरबीआई उसके बदले मुझे 2000 का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने वो सर्विस देके वो पैसे को कमाया है कि नहीं। अगला वही है कि मनी इश्यू करते टाइम क्या करते हैं? डिपॉजिट रखते हैं गोल्ड का एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। देखो कहीं कहीं किसी किसी देश में ना मिनिमम रिजर्व सिस्टम है कि जरूरी नहीं कि जितना रिजर्व हो उतना ही पैसा इश्यू होगा, मिनिमम इतना रिजर्व मेंटेन करो और पैसे को इश्यू कर दो। चलो, रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन सप्लाई ऑफ मनी। देखो बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में कितना क्रेडिट क्रिएट होगा ये तो कमर्शियल बैंक पे डिपेंड है। पैसा हो बैंक के पास और वो रिजर्व के तौर पे रखे, लोन को लोन ही ना दे तो इकोनॉमी में पैसा कभी सर्कुलेशन में आएगा ही नहीं। तो कमर्शियल बैंक का भी रोल है, ठीक है, कि ये कितना मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में, ये डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पे। डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर जो मनी सप्लाई को तय करते हैं? दो चीज, एक तो एक्सटर्नली बाय सेंट्रल बैंक, जिसको एक्सोनियसली बोलते हैं, कि एक्सटर्नली किससे फर्क पड़ता है? सेंट्रल बैंक से। कि सेंट्रल बैंक कैसा रिस्पॉन्स देता है, ज्यादा हाई पावर मनी रखना चाहता है या कम हाई पावर रखना है। इंडोनोजियसली बाय चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इंटरनली लोगों के रिस्पॉन्स से, कि लोग मनी का क्रिएशन, जो पैसा है देश में उसकी सर्कुलेशन कैसा करते हैं। मान लो मेरे पास पैसा है 5 लाख रुपए, मैंने ट्रांजेक्शन ही नहीं करा, घर में उसको बंद करके रख दिया, तो वो पैसा तो देश का है कि नहीं, पर वो एक जगह है, वो सर्कुलेशन में तो नहीं है ना। तो देश में कितना पैसा इश्यू हुआ है ये अलग बात है, और सर्कुलेशन कितना हो रहा है ये अलग बात है। तो लोगों का जो चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अफेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड करेंसी रिलेटिव टू डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब भी, कि इससे भी फर्क पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, डिपॉजिट करना चाहता है कि नहीं इंसान उस पैसे को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, कमाते हैं इंटरेस्ट, अपने पास नहीं रखते हैं। चलो, अगला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पर इससे पहले हम देखते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, तो सर मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? ये देखो, थोड़ी सी मॉनेटरी बेस में चेंज करने से मनी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। एक मनी मल्टीप्लायर है कि मनी बेस में थोड़ा चेंज करोगे ना तो मॉनेटरी सप्लाई में ज्यादा चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। इट इज द रेशियो, किस चीज का रेशियो? मनी सप्लाई डिवाइड बाय मॉनेटरी बेस। ये लिख दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक। ये क्या डिनोट करता है? तो कितना मनी सप्लाई में चेंज होगा अगर हाई पावर मनी में, मॉनेटरी बेस को ही हाई पावर मनी बोलता हूं, या फिर कितना मनी देश में इश्यू हुआ है, करेंसी इश्यू हुआ है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस, है कि नहीं? ठीक है, इस हिसाब से मनी सप्लाई अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सर मनी सप्लाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस, यानी कि मॉनेटरी बेस में मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट देके मनी सप्लाई हमेशा ज्यादा हो जाता है। ये रिलेशन शो करता है मनी सप्लाई में और मॉनेटरी बेस में मनी मल्टीप्लायर, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। देखो सप्लाई ऑफ मनी से मनी मल्टीप्लायर को तो फर्क पड़ता है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाता है, पर अप्रोच क्या है कि किस वजह से फर्क पड़ता है? तो एक तो बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसकी बिहेवियर से भी मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई पे फर्क पड़ता है। कैसे? देखो यही तो वो अथॉरिटी है जो कि इश्यू करता है हाई पावर मनी या फिर मेंटेन करता है मॉनेटरी बेस, है कि नहीं? तो ये हमारी कंट्री की क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी है सर।
ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मनी सप्लाई बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक मॉनेटरी बेस बढ़ाया तो ऑब्वियसली ये क्या हमने मनी सप्लाई क्या पढ़ा था सर, मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। अगर सेंट्रल बैंक के हाथ में है ना मॉनेटरी बेस बढ़ाना घटाना, सेंट्रल बैंक अगर मॉनेटरी बेस बढ़ाता है तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर के इफेक्ट से घटाएगा तो मनी सप्लाई घटेगा। बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, देखो कमर्शियल बैंक का काम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। अगर कमर्शियल बैंक पर कुछ जितने भी कमर्शियल बैंक के पास पैसे होते हैं ना, सारे डिपॉजिट का जितने भी डिपॉजिट आए होते हैं उसका क्रेडिट नहीं क्रिएट करता है, कुछ रिजर्व रखता है। अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व कम रखेगा तो क्रेडिट ज्यादा क्रिएट करेगा, है कि नहीं, मनी सप्लाई ज्यादा होगा। रिजर्व ज्यादा रखेगा तो क्रेडिट कम क्रिएट करेगा, मनी सप्लाई कम होगा। यही लिखा है, रिजर्व रेशियो ऑन डिमांड डिपॉजिट एंड मनी सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड। ज्यादा पैसा अपने पास रखेगा, लोग को दिया ही नहीं तो सर्कुलेशन में वो पैसा आएगा ही नहीं और मनी सप्लाई कम होगा। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक ऑन एन इकोनॉमी, देखो एक होता है मिनिमम रिजर्व, मिनिमम रिजर्व का मतलब क्या, कि जो कि आरबीआई ने बोला है आपको इतना रिजर्व मेंटेन रखना है हमेशा, वो तो मिनिमम रिजर्व है। ठीक, अगर उससे कम रिजर्व रखता है तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा ना, अपने पास कम पैसा रखा है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसे का फ्लो बढ़ा है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, मॉनेटरी सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक, एक्सेस रिजर्व अगर रखता है तो, अगर एक्सेस रिजर्व रखता है कमर्शियल बैंक तो एक्सेस रिजर्व रखने से क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन पे फर्क पड़ेगा एंड मॉनेटरी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। देखो रिजर्व कितना रखेगा, एक्सेस रिजर्व रखेगा कि नहीं रखेगा, ये इस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट रिजर्व रखने का। अगर कॉस्ट ज्यादा है, रिजर्व रख के आप नुकसान कर रहे हो, अगर उसको दे के लोन पे दे के या इन्वेस्टमेंट पे करके आप ज्यादा कमा सकते थे तो नहीं रखोगे, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट देखता है। इसी पॉइंट को एक्सटेंड किया है यहाँ पे अलग से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इंटरेस्ट लॉस कितना हो रहा है उस पर। अगर इंटरेस्ट लॉस नहीं हो रहा है तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कमर्शियल बैंक रिजर्व ज्यादा रखते हैं, इंटरेस्ट लॉस हो रहा है तो उसको रिजर्व कम रखते हैं, रिजर्व को डिक्रीज करते हैं। ठीक, बिहेवियर ऑफ पब्लिक का काम क्या है, जो भी उसका पैसा आया ट्रांजेक्शन करके उस पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट करना। ठीक, पर अगर इंसान उसको करेंसी के रूप में अपने पास ही रख ले, डिपॉजिट ही ना करे, बैंक के पास सर्कुलेट ही ना करे इकोनॉमी में, तो इससे भी फर्क पड़ता है ना मनी सप्लाई पे, तो मनी सप्लाई घट जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है, वो जो पैसा जितना रखता है ना टोटल मनी सप्लाई का जो उसके पास आया उसको बोलते हैं करेंसी रेशियो। ठीक, हर एक बैंक देखो हर एक इंसान क्या करता है कि कुछ पैसा अपने पॉकेट में रखना चाहता है। ठीक, बैंक में नहीं रखा, पॉकेट में रखा, अगर सर्कुलेशन में नहीं लाया उस पैसे का तो उससे मनी सप्लाई घटेगी। वही चीज लिखा है मनी मल्टीप्लायर अब मनी सप्लाई आर निगेटिवली रिलेटेड टू करेंसी रेशियो। करेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि वो बंदा ज्यादा पैसा अपने पास रख लिया तो निगेटिवली रिलेटेड है। ठीक, मनी सप्लाई घट जाएगी। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई, एक बात देखो, ये है आरबीआई, इसके पास ना सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फॉर एग्जांपल अकाउंट, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है आरबीआई के पास, मान लो बैंक का भी अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक बोलता हूँ। ठीक अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी जाती है, मान लो एसबीआई बैंक से सैलरी जा रही है। ठीक, अब दोनों का अकाउंट है तो होगा क्या, ये इसको डेबिट करेगा, इसको क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी बिहाफ पे इसने पेमेंट करी ना, और दोनों का कॉमन अकाउंट है आरबीआई में, इस हिसाब से क्रेडिट होते जाएगा। अगर एसबीआई तो एसबीआई को तो एक्सेस रिजर्व बचा रहेगा यहाँ पे आरबीआई के पास, और वो जो एक्सेस रिजर्व जो आरबीआई के पास बचा है, अगर एसबीआई इन सर्कुलेशन लेके आता है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में बढ़ेगा। पढ़ लेना, सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक यहाँ पे देखो, दिस हैपेन बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट इनकर्ड एक्सपेंडिचर इट इन्वॉल्व डेबिटिंग द गवर्नमेंट बैलेंस, ठीक, with the reserve bank मतलब आरबीआई, एंड क्रेडिटिंग द रिसीवर अकाउंट विद द कमर्शियल बैंक। ठीक, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है कि एक बैंक के पास जो भी पैसा है, देखो मनी मल्टीप्लायर क्या था, देश में जो मॉनेटरी बेस है उससे मनी सप्लाई पे कितना फर्क पड़ रहा है। क्रेडिट मल्टीप्लायर एक बैंक के पास जो पैसा है, ठीक है, एक बैंक के पास वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, उस पैसों से इन सर्कुलेशन लाएगा देश में पैसा, है कि नहीं, और वो कितना लेके आ रहा है कि नहीं, कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये इनवर्सली रिलेटेड होता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, बैंक को ज्यादा पैसा रखना है अपने पास एज अ कैश रिजर्व, तो जाहिर सी बात है वो कम ही पैसा का क्रेडिट क्रिएट करेगा इकोनॉमी में, कम ही पैसा लोन के रूप में लोगों को देगा, है कि नहीं। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर और
रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का इनवर्स रिलेशन है, ये चीज यहाँ लिखा है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, जिस इसी को डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर में क्या फर्क है? तो वैसे तो बहुत हद तक ये सिमिलर है कि दोनों एक मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं, है कि नहीं? पर फर्क क्या है? देखो पहला कि ये मॉनेटरी मनी मल्टीप्लायर में हम देख रहे थे कि जितना भी हाई पावर मनी है मॉनेटरी बेस है उससे कितना मनी सप्लाई हुआ, पर इसमें देख रहे हैं बैंक ने कितना क्रेडिट क्रिएट किया। तो बैंक तो कुछ रिजर्व हमेशा ही रख लेता है, क्रेडिट क्रिएट करता है कम बैलेंस है क्योंकि उसको समथिंग कैश रिजर्व मेंटेन रखना है कि नहीं? और दूसरा ये भी डिफरेंस है कि लोगों के पास पैसा गया है कि नहीं, तो लोग भी तो चाहते हैं कि पूरी पैसा को खर्च ना करें, पूरी पैसा को इन सर्कुलेशन में लाए, कुछ पैसा रोक के रख ले तो रोक के रख लेंगे, वहां पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी सप्लाई। देखो मनी सप्लाई जो है उसको नापने का तरीका कि देश में कितना मनी है उसको कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, मनी का डेफिनेशन है अलग अलग कि मनी सप्लाई ये हुआ तो ये होना चाहिए, ये जोड़ोगे, मॉनेटरी सप्लाई का ये मेजरमेंट करना है तो ये जोड़ोगे, बस वही देखना है। सबसे जो पुराना और नैरो कंसेप्ट था ना पहले, वो बोलते थे M1, उसको इसको बोलते हैं नैरो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक, M1 में क्या लेते थे? करेंसी नोट एंड कॉइन विद पीपल, देश में जितना भी करेंसी नोट एंड कॉइन है लोगों के पास वो ले लो। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, डिमांड डिपॉजिट जितना बैंक के पास, डिमांड डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो चेक काट के आप निकाल सकते हैं। ठीक, और एक टाइम या टर्म डिपॉजिट होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, समझ रहे हो? अब डिमांड डिपॉजिट करेंट अकाउंट का तो आराम से ही निकाल सकते हो, सेविंग अकाउंट में ना, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में डिमांड वाले पोर्शन को ही सिर्फ निकाल सकते हो। अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है इसका मतलब क्या होता है? देखो करेंसी मतलब समझ में आया, डिमांड डिपॉजिट आपको समझ में आ गया, करेंट अकाउंट का डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट का डिमांड डिपॉजिट वाला पोर्शन, इसको कासा डिपॉजिट भी बोलते हैं। और डिमांड डिपॉजिट निकालते टाइम हमेशा नेट लेते हैं, नेट का मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक के पास भी तो डिमांड डिपॉजिट होगा, वो नहीं लेना है। इंटर बैंक का जो है ना डिपॉजिट वो घटा देना है टोटल डिमांड डिपॉजिट में से। ठीक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब गवर्नमेंट का डिपॉजिट छोड़ के बचे हुए लोग कौन हो गए? फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन का बैंक हो गया, फॉरेन का इंस्टीट्यूशन हो गया, ये हो गया IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया। समझ रहे हो? डिमांड डिपॉजिट ऑफ क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अदर क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्वाजी गवर्नमेंट का मतलब कुछ गवर्नमेंट का है कुछ अदर है, हमें जो गवर्नमेंट का है वो तो नहीं लेना है ना। ठीक, तो कुछ गवर्नमेंट का है कुछ अदर सेक्टर का है वो डिपॉजिट लेना है। ठीक, चलो M1 निकालने को समझ में आया। M1 में तीन चीज लेना है, करेंसी नोट एंड कॉइन। ठीक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, इसमें ताकि सेविंग का हो या सेव करेंट का हो या फिर सेविंग का डिमांड वाले पोर्शन, डिमांड डिपॉजिट वाले पोर्शन हो। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट में अदर देन गवर्नमेंट। ठीक है, M2 बड़ा सिंपल है, M1 में तीन चीज ले रहे थे वो तो ले लो, प्लस कर दो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, पता है पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो आप, पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट रख सकते हो। वो जो है वो लेना है। M3 ये भी सिंपल है, M1 में जो तीन ले रहे थे वो ले लो, M1 तो आएगा आएगा, प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट का मतलब जो लॉन्ग टाइम डिपॉजिट होते हैं। ठीक, M4 में M3 तो लेना है, M3 में क्या था? M1 के तीनों चीज प्लस एक ये, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑर्गेनाइजेशन। टोटल डिपॉजिट मतलब सिर्फ सेविंग नहीं, जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी डिपॉजिट है सब लेना है एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आएगा। अगला है न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट, कुछ समय बीता और बाद में 1998 में क्या आया? कुछ नया मॉनेटरी एग्रीगेट पब्लिश हुए। उसमें क्या था? सबसे पहले रिजर्व मनी, रिजर्व मनी का मतलब होता है देश में कितना मनी सर्कुलेशन में है, बैंक के पास कितना कैश रिजर्व पड़ा है और आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट पड़ा है, ये तीन चोट को जोड़ दोगे तो रिजर्व मनी आ जाएगा। ठीक, ये तो लायबिलिटी वाले अप्रोच से हो गया। एसेट वाले अप्रोच से देखोगे आरबीआई के पास जितना एसेट है उतना लायबिलिटी है, एसेट वाले अप्रोच से देखोगे तो ये आ जाएगा। आरबीआई नेट क्रेडिट टू गवर्नमेंट कितना है, गवर्नमेंट के पास नेट क्रेडिट, कमर्शियल सेक्टर के पास कितना है आरबीआई का, क्लेम ऑन बैंक, बैंक के पास आरबीआई का अपना क्लेम कितना बनता है, ये सारे आरबीआई के लिए एसेट है कि नहीं, तो इसलिए एसेट अप्रोच बोलते हैं। नेट फॉरेन, आरबीआई के पास जो फॉरेन एसेट है नेट में कि मतलब फॉरेन का आरबीआई के पास है वो घटाने के बाद,
गवर्नमेंट करेंट लायबिलिटी टू द पब्लिक, ठीक, ये भी जोड़ दो और माइनस कर दो आरबीआई का नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी, तो आ जाएगा, ठीक। रिजर्व रिजर्व मनी, एक होता है न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट वन, NM1 बोलते हैं इसको। इसमें क्या लेना है, देखो करेंसी विद पब्लिक तो लेना है, करेंसी में वो करेंसी और नोट, पेपर नोट दोनों आते हैं, ठीक, एंड कोइन दोनों आते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के पास डिमांड डिपॉजिट जितना है वो सब लेना है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट हमने पढ़ लिया है। NM2 में NM1 का तो लेना ही लेना है, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट लेना है, ठीक है, ऑफ रेजिडेंट, रेजिडेंट का लेना है, ध्यान रखना, ठीक। और शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट सब चीज आपको दिया रहेगा, आपको बस फॉर्मूला में किस में क्या लेना था ये याद रखना है, ठीक। शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट का मतलब वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर तक का होता है, ठीक। NM3 में देखो NM2 तो लेना ही लेना है, इसमें सीक्वेंस है, ये इसके बाद इसमें ये पूरा प्लस एडिशनल है, इसमें ये पूरा प्लस एडिशनल, ये एडिशनल क्या तो लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट, शॉर्ट टर्म ऊपर था, लॉन्ग टर्म बचा हुआ था तो लॉन्ग टर्म भी जोड़ दिया। दूसरा कॉल या टर्म फंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लॉन्ग टर्म फंडिंग जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो भी लेना है, ठीक। उसके बाद पब्लिश हुआ लिक्विडिटी एग्रीगेट, कि कंट्री में लिक्विडिटी चेक करने के लिए भी वही मनी सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है कि मनी सप्लाई मेजरमेंट का एक तरीका है, ठीक। तो तीन लिक्विडिटी एग्रीगेट अनाउंस हुआ, पहला हुआ L1। अब देखो L1 में NM3 तो लेना ही लेना है, NM3 में क्या था, NM2 प्लस ये NM2 में क्या था, NM1 प्लस ये, याद रखोगे, थोड़ा सा याद दोगे अपने आप याद आ जाएगा, प्लस ऑल द डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पता है इस न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट में पोस्ट ऑफिस का अभी भी डिपॉजिट जुड़े नहीं थे, आप ध्यान से देखोगे ना NM1 में है, ना 2 में, ना 3 में, अब पोस्ट ऑफिस का भी जोड़ दो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के, तो ये आ गया। L2 L1 तो है ही, अभी तक जो जोड़ रहे थे वो तो है ही, टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल एंड रीफाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास टर्म डिपॉजिट पड़े हैं वो, टर्म बोरोइंग बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टर्म मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग को बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड बाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेकर जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी सारे जोड़ दोगे तो ये L2 आएगा। आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में पूरा दिया रहेगा, बस जोड़ने के लिए कि हाँ किसमें क्या आ रहा था। L2 तो पूरा लिखना है, पब्लिक डिपॉजिट ऑफ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का रिसीव किया हुआ जितने भी पब्लिक डिपॉजिट वो जोड़ दोगे L2 में, ठीक। चलो चैप्टर खत्म हुआ, छोटा सा चैप्टर है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है ये तो VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और ये मॉनेटरी एग्रीगेट में जो हमने पढ़ा था ना, कि पहले का मॉनेटरी एग्रीगेट, फिर न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट, थोड़ा लिक्विडिटी एग्रीगेट, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बस बेसिक एक बार याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी भी पोर्शन को इग्नोर करने को नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी, कि किसको आप ज्यादा पढ़ो, किसको थोड़ा कम पढ़ने से भी होगा, और ये नहीं कि छोड़ के जाना कि पढ़ा ही नहीं, ऐसी बात नहीं, छोटा छोटा तो रिवीजन लेक्चर में डालता हूँ, है कि नहीं। चलो